बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट हम शुरू करते हैं। तो जैसे बिल्डिंग के 4 फाउंडेशन होते हैं, वैसे ही अकाउंट अगर से आपको समझना है तो इसके जो 4 मेन पॉइंट्स है पहले उसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है दैट इज द एसेट्स। मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो मैंने जैसे कहा कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग मानी जाती है। वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का बेस आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आज हम देखने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। अगर से आपके अकाउंट के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको अकाउंट्स का कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो 11 हो, 12 हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, कोई भी हो। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे अकाउंट के। तो उसमें सबसे पहले जो 4 कंसेप्ट, जो 4 मेन पॉइंट हमें समझने, उसमें से पहला पॉइंट मैंने लिखा है एसेट्स। शायद ये वर्ड्स इसके पहले आपने सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? एसेट्स हम किसे कहते हैं ये पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन शॉर्ट अगर से कहा जाए तो एनीथिंग owned by business, anything owned by business or receivables, हम एसेट्स उसे कहेंगे, उन सारी चीजों के एसेट्स कहेंगे जिसके ऊपर ओनरशिप बिजनेस की है। एग्जाम्पल मानिए कि आपने बिजनेस के लिए एक आदि बिल्डिंग परचेज किया, वो बिल्डिंग बिजनेस की एसेट्स मानी जाएगी। आपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन परचेज किया, वो मशीन बिजनेस की एसेट्स मानी जाएगी। तो एनीथिंग ओन बाय बिजनेस एंड रिसीवेबल, जैसे आपने अपने कस्टमर वगैरह को गुड सोल्ड किया है, उनसे जो पैसे मिलने बाकी है दैट इज अ रिसीवेबल, वो भी हम कंसीडर करते हैं एज अ एसेट्स। तो एसेट्स का मीनिंग होता है एनीथिंग ओन बाय बिजनेस, के बिजनेस ने जो भी ओन किया है, जो भी ओनरशिप है बिजनेस की, उन सभी चीजों को हम मानेंगे एसेट्स। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम जस्ट एसेट्स का मीनिंग हम समझ रहे हैं। तो एसेट्स का मीनिंग होता है एनीथिंग ओन बाय बिजनेस। बिजनेस ने जो भी चीज ओन किया है, जो भी चीज परचेज की अपने खुद के नाम से, उसे हम कहते हैं एसेट्स। एंड रिसीवेबल, रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है? जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, तो अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, उसने कहा कि सर मैं 15 डेज के बाद पैसा दूंगा, तो वो जो अमाउंट मिलने वाला है वो फ्यूचर में मिलने वाला है, दैट इज अ रिसीवेबल। तो पहली चीज हमने देखा है एसेट्स। अभी हम एसेट्स के टाइप नहीं देख रहे, हम उसके जस्ट मीनिंग समझ रहे हैं कि एसेट्स का मीनिंग होता क्या है। सेकेंड पॉइंट आपको समझना होगा एग्जैक्टली इसी का अपोजिट, लायबिलिटीज। सेकेंड पॉइंट इज लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटीज को हम कह सकते हैं ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, ऑब्लिगेशंस यानी जो पैसा बिजनेस को देना है। जैसे एग्जांपल मानिए कि बिजनेस ने किसी से, बैंक से या फिर किसी पर्सनल से लोन लिया है, तो वो शायद बिजनेस की ऑब्लिगेशन मानी जाएगी। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस और पेएबल, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस और पेएबल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने बैंक से लोन लिया, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, तो लोन माना जाएगा लायबिलिटीज। या फिर पेएबल, या जो पैसे बिजनेस को देना बाकी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंड पेएबल में आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, आपने उसको सपोज लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दिया, तो शायद उसकी जो सैलरी है वो भी आपके लिए लायबिलिटीज कंसीडर की जाएगी, और उसे हम क्या कहेंगे? पेएबल। अगर से आपने पे कर दिया होता दैट मीन्स पेड, तो फिर वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता। लेकिन अभी आपने उसको सैलरी नहीं दिया, अभी आपने उसको लास्ट मंथ की सैलरी पे नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा? पेएबल। या फिर आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं किया लास्ट मंथ का, दैट इज आल्सो पेएबल। तो लायबिलिटीज में क्या आता है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की वो सारी ऑब्लिगेशंस, और पेएबल, या फिर जो पैसा बिजनेस को पे करना है दूसरों को। या फिर आपने किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज किया है, आपने किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज किया और आपने उससे कहा है कि सर मैं 15 डेज के बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो शायद ये भी बिजनेस की ऑब्लिगेशन है।
वो भी पेएबल अमाउंट में माना जाएगा। तो लायबिलिटीज का मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, या सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो टेकन फ्रॉम अदर्स, जो हमने पैसा दूसरों से लिया है, जो हमारा खुद का नहीं है, जो बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, जो आउटसाइडर फंड होता है, वो कहलाता है आपका लायबिलिटीज। करेक्ट। थर्ड पॉइंट अब हम जो समझेंगे दैट इज एक्सपेंसेस। दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, इसको एक्सपेंसेस का मीनिंग बता पाएगा कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस? उसको शायद हिंदी में हम खर्चे वगैरह कहते हैं। तो एग्जाम्पल शायद आपको याद है, जैसे आपने रेंट पे किया, दिस इज द एग्जाम्पल, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंसेस, नॉट अ मीनिंग ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? खर्चा किसे कहेंगे? तो देखिए, खर्चा या एक्सपेंस किसे कहते हैं? तो एनी अमाउंट पेड फॉर any service received, any amount paid for any service received। किसी ने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड किया है और आपने उसके बदले कुछ अमाउंट पे किया, तो वो जो अमाउंट पे करोगे शायद वो कहलाएगा आपका एक्सपेंसेस। तो अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव्ड, अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव्ड। आपका एक एम्प्लॉई है, उसने 1 महीने तक के आपके यहाँ काम किया उसने, तो अब आप उसको एट द एंड ऑफ मंथ जो सैलरी पे करोगे शायद वो सैलरी कहलाएगी एक्सपेंसेस। आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, आपने क्या किया, लैंडलॉर्ड का प्रीमाइसेस 1 मंथ तक के यूज किया, 1 महीने तक के आपने यूज किया, उसके बाद आपने उसको पे किया, तो वो जो पेमेंट किया जाएगा उसे कहा जाता है बेसिकली एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होगा? एनी अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव्ड, सर्विसेज और बेनिफिट बोथ आर सेम। तो एनी अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव्ड, कि कोई सर्विस आपको मिली है और उसके बदले आपने पे किया, तो वो जो पेमेंट किया है उसे हम अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं एक्सपेंसेस। इसका एक और एग्जांपल लीजिए, आपकी कॉलेज या ट्यूशन की फीस। आपने क्या किया, पहले सर्विस लिया और फिर उसके बाद आपने उसको अमाउंट पे किया, तो जो अमाउंट पे किया जाएगा वो कहलाता है एक्सपेंसेस। इसे हम हिंदी में कहते हैं खर्चे। तो सबसे पहले हमने देखा है एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग होता है एनीथिंग ओन बाय बिजनेस और रिसीवेबल, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस के ओनरशिप की है या फिर जो पैसा बिजनेस को फ्यूचर में मिलने वाला है वो कहलाती है एसेट्स। सेकेंड वन हमने देखा लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कोई भी ऑब्लिगेशन और पेएबल या फिर कुछ पैसा जो बिजनेस को पे करना बाकी है। इसके 2 एग्जांपल समझिएगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन हमारे लिए क्या माना जाएगा, लायबिलिटीज माना जाएगा। और पेएबल का मैंने एग्जांपल बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि आपने लास्ट मंथ की सैलरी अगर से अभी तक आपने एम्प्लॉय को पे नहीं किया है तो वो जो सैलरी है वो कहलाएगा पेएबल। थर्ड वन आपने देखा एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस? इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खर्चे। तो एक्सपेंसेस का मीनिंग हो गया एनी अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव्ड, किसी ने आपको सर्विस प्रोवाइड किया और आपने उसके अगेंस्ट में उसको कैश पे किया, बाय चेक बाय कैश, तो वो जो पेमेंट किया जाएगा उस पेमेंट को कहा जाता है बेसिकली एक्सपेंसेस। अब एक और कंफ्यूजन है कि अगर से हमने मशीन परचेज किया तो क्या वो मशीन एक्सपेंस है या फिर एसेट्स है? तो मशीन परचेज करना ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारी एसेट्स है। क्या डिफरेंस सर? इसमें भी पैसा जा रहा है, मतलब आउटगोइंग है, और एसेट मशीन परचेज किया उसमें भी आउटगोइंग है। या देखिएगा, जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, उसकी सर्विसेज मिल चुकी है, जबकि आपने जो मशीन अभी परचेज किया है उसकी सर्विसेज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, अभी उसकी सर्विस आपको रिसीव नहीं हुई है। या देखिए, सैलरी आपने पे कर दिया क्योंकि सैलरी मतलब उसकी सर्विसेज, एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद आपने पे किया, वो एक्सपेंस है। अभी आपने मशीन खरीदा है, उससे आपको सर्विस अभी मिलनी बाकी है। तो मशीन परचेज अगर से है तो वो एसेट्स माना जाएगा, याद रखिएगा। नहीं तो कुछ लोगों को समझ ऐसा लगता है कि शायद पैसा जाना मीन्स आउटगोइंग ऑफ कैश मीन्स एक्सपेंस, ऐसा नहीं होगा, याद रखिए। फोर्थ वन, चौथा जो हमें पढ़ना समझना है दैट इज इनकम। अभी हमने एक्सपेंसेस देखा, अब फोर्थ नंबर का जो पॉइंट हमें समझना है इनकम, इसको शायद हिंदी में हम कहते हैं आय वगैरह। इनकम का मीनिंग क्या होगा, इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। रेंट रिसीव
कमीशन रिसीव, सेल ऑफ गुड्स, फीस रिसीव्ड, ठीक। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम, नॉट अ मीनिंग ऑफ इनकम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? तो मीनिंग ऑफ इनकम एग्जैक्टली इसका अपोजिट आप कह सकते हो, एनी अमाउंट, यहां पेड था, अब यहां पे रिसीव, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। अब यहां पे आप सर्विस ले रहे थे और यहां पे आप सर्विस क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया और आपने फीस पे किया, वो मेरे लिए क्या है, इनकम है, लेकिन वो फीस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो, आप अमाउंट पे कर रहे हो, आपने सर्विस लिया, उसके बदले आपने अमाउंट पे किया, वो आपके लिए क्या कंसीडर किया जाएगा, एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, मीन्स मैंने आपको सर्विस दिया और उसके बदले मुझे अमाउंट रिसीव हुआ, तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। सेम चीज हो सकती है रेंट, आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने आपको सर्विस दिया, उसके बदले आपने उसको पे किया, तो उसके लिए क्या कंसीडर किया जाएगा, इनकम कंसीडर किया जाएगा। तो इनकम का मीनिंग होता है एनी अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, कि कोई भी सर्विस अगर से आप प्रोवाइड करते हो और वो सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट में अगर से आपको कोई अमाउंट मिलता है, कोई कैश मिलता है, तो वो कहलाएगा आपकी इनकम। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अदर इनकम, सेल ऑफ गुड्स एंड सो ऑन। तो ये पूरे 4 पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ तक। पहले हमने मीनिंग देखा एसेट्स का, फिर लाइबिलिटीज का, एक्सपेंसेस का, इनकम का। तो अकाउंट्स पढ़ने के पहले इन सारी चीजों, इन चारों चीजों का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहां तक क्लियर हो चुका होगा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कैपिटल पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? जैसे आप में से यानी कुछ लोग जानते हो कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मीनिंग इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, करेक्ट? इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू रन और टू स्टार्ट द बिजनेस। ये हमने पढ़ा है कैपिटल का मीनिंग, कि बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल, करेक्ट? जैसे मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1 लाख रुपीज उसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो 1 लाख रुपीज है, ये बिजनेस की बुक्स में एज अ कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। तो कैपिटल का मीनिंग होता है इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट और टू रन द बिजनेस। की बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, कौन? ओनर। ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस अमाउंट को कहा जाता है बेसिकली कैपिटल। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स। पहले एसेट्स, सेकेंड वन लायबिलिटीज। एसेट्स का मीनिंग एक बार फिर से देखिए शॉर्ट में, एनीथिंग ओन बाय बिजनेस, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस की ओनरशिप की है, वो उसके लिए एसेट्स कंसीडर की जाएगी। और अमाउंट रिसीवेबल इन फ्यूचर, या फिर वो पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। सेकेंड आपने देखा लायबिलिटीज। लायबिलिटी इसका मीनिंग होगा ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, वो सारी चीजें जो बिजनेस को पे करनी है। एग्जांपल मैंने कहा बैंक लोन, और पेएबल या फिर कुछ पैसा आपको देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सो ऑन। थर्ड आपने देखा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी होते हैं खर्चे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? तो एनी अमाउंट पेड फॉर एनी सर्विसेज रिसीव, कि किसी से आपने कोई सर्विस लिया, उसके बदले आपने उसको पे किया, तो वो जो पेमेंट होगा वो आपके लिए कहलाएगा एक्सपेंसेस। एग्जांपल हो सकती है फीस पे किया, फीस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, पेट्रोल आपने फील करवाया, पेट्रोल एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज करवाया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन हमने देखा इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? तो एनी अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, कि आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड किया और उस सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो आपको अमाउंट मिलेगा, वो आपके लिए क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। एंड लास्ट वन कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग होता है इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, कि ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, उस अमाउंट को हम अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं कैपिटल, करेक्ट? जैसे एग्जांपल, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस
1,00,000 इंटू बिजनेस। मिस्टर ए ने क्या किया, बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो वो जो 1,00,000 रुपीज होगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। चलिए, तो यहां तक के आपको क्लियर है। पहले 4 पॉइंट आपको समझना था, और हमने 5th वाला देखा है कैपिटल। एसेट्स हो चुका है, लाइबिलिटीज हो चुका है, एक्सपेंसेस हो चुका है, इनकम है, लास्ट वन कैपिटल।